क्या आपने कभी कब्रिस्तान में नमाज अदा होते हुए देखा है या सुना है कि जहां मरे हुओं को दफनाया जाता है वहां नमाज हुई हो? यदि आप हिंदू हैं तो क्या आपने कभी सुना है कि स्मशान घाट पर कोई पूजा पाठ या कीर्तन चल रहा हो, रुद्राभिषेक चल रहा हो? नहीं सुने होंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। लेकिन चूंकि अमृतकाल चल रहा है और फलाने हैं तो मुमकिन है योजना भी अभी लागू है, तो मध्य प्रदेश में प्रशासन द्वारा कुछ ऐसा ही करवा देने का आरोप लग रहा है। मसला है भोजशाला और कमाल मौलाना परिसर विवाद का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में अलग रास्ते से एंट्री एग्जिट करवा के शांतिपूर्ण नमाज करवाने का आदेश दिया था। मगर अब आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश प्रशासन ने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया, साथ ही साथ कब्रिस्तान की जमीन पर नमाज अदा करवा दिया, वो भी डमी वाला यानी नकली नमाज, जो कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के आदेशों का उल्लंघन है। इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ये गलती है या साजिश, ये तो अमृतकाल को समझने वाले बड़ी आसानी से भांप सकते हैं। उधर नफरती चिंटुओं का गैंग देश में इस कदर हावी हो गया है कि प्रेमी जोड़े खिड़की से कूदकर अपना हाथ पैर तोड़ने पर मजबूर हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा जोरदार आदेश दिया है, यानी अमृतकाल में तमाम अदालतों को अधिकारियों पर जैसा हथौड़ा चलाने की जरूरत है वो वाला आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, जिसकी बात मैं लगातार करता हूं कि ऐसा करिए ताकि जनता के टैक्स पर मोटा मोटा पेट पालने वाले बड़े अधिकारी जिम्मेदार बने। बड़े अधिकारियों की तनख्वाह रोक देने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया। इन तीनों ही घटनाओं पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है, उन मुद्दों पर जिन्हें गोदी मीडिया दबाता है या भड़काता है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप रामराज्य की पुलिस का विश्वगुरु टाइप कारनामा देखिए। पत्रकार पीयूष राय ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कुछ पुलिस वाले पहले दो युवकों की जेब में चाकू रखते हैं और सूरज गौतम तथा सोनू को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, यानी खुद ही हथियार प्लांट करते हैं और फिर उसे बरामद करने का वीडियो बनाते हैं। मगर वो भूल गए कि ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी ऊपर से कौनो चोरी चोरी पूरी घटना का वीडियो बना रहा था, छिपकर इन पुलिस वालों का वीडियो बन गया। यानी एक्टिंग सोचिए, पहले दो लोगों को पकड़ना है, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होने चाहिए। इन दोनों का नाम सुनकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं और हुलिया देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज गौतम और सोनू का आर्थिक और सामाजिक ओहदा क्या होगा। तो पहले पुलिस वालों ने इन दोनों की जेब में चाकू रखा और फिर वीडियो शूट करना शुरू किया। उसी चाकू की बरामदगी दिखाकर इन युवकों को जेल भेज दिया गया। है ना कितना बढ़िया अमृतकाल। इस वीडियो को यदि देखने का मन कर रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक है, उस पर क्लिक करके जाके देख लीजिए। विशुद्ध अमृतकाल का दर्शन हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस यही करती है? तो बिल्कुल नहीं। अलीगढ़ की जांबाज पुलिस गणतंत्र दिवस से पहले हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की शपथ भी लेती है। ये वीडियो भी पीयूष राय ने ही शेयर किया है और बता रहे हैं कि चाकू प्लांट करने और लोगों को जेल भेजने के अलावा यूपी की अलीगढ़ पुलिस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की शपथ भी ले रही है। अब जरा सोचिए कि जिन दो युवकों सूरज गौतम और सोनू को रामराज की पुलिस ने पहले उनकी जेब में चाकू रखकर फिर उसे बरामद करके जेल भेज दिया, उनके लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या हुआ? उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या हुआ? वो भारतीय लोकतंत्र और भारत की पुलिसिया व्यवस्था के बारे में क्या सोच रहे होंगे? उन्हें क्या लग रहा होगा कि जिस देश में वो रहते हैं, क्या उस देश का सिस्टम, उस देश की पुलिस उन्हें सुरक्षा देने की बजाय उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए है? मगर फिर भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे फलाने हैं तो कुछ भी मुमकिन है। इस नारे को याद रखिए और एक बार प्रेम से मेरे साथ बोलिए, थैंक यू फलाने जी। आइए अब मुमकिन है योजना का एक और उदाहरण देखिए। हाल ही में आपने देखा होगा, खबर सुना होगा कि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ गई और इसी में मामला फंस गया। मोटा मोटी बताएं तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक विवादित जगह है भोजशाला और कमल मौला मस्जिद। यानी हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जगह राजा भोज द्वारा स्थापित 11वीं सदी का भोजशाला मंदिर है और संस्कृत महाविद्यालय है, जबकि मुस्लिम पक्ष यहां ऐतिहासिक मस्जिद होने का दावा करता है। साल 2013 और 2016 में यहां बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का संयोग बना और हिंसा हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से मामला न बिगड़े तो बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। यह विवाद ऐतिहासिक है और विवाद की जड़ में क्या है आप सबको पता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची
तथा पंचोली साहब सुनवाई कर रहे थे। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग किया गया कि साल 2003 के आदेश में उन स्थितियों का समाधान नहीं किया गया है जहां बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ जाए तो क्या होगा। और हिंदू पक्ष के वकील ने कह दिया कि हमें पूरे दिन लगातार निर्बाध पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, कम से काम नहीं चलेगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे, बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ मस्जिद समिति की ओर से बताया गया कि शुक्रवार की नमाज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच होती है और इसके बाद परिसर खाली किया जा सकता है, जो मन में आए वो करिए। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की पीठ ने कह दिया कि हम दोनों पक्षों से आपसी सम्मान, सहिष्णुता का पालन करने और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं। दोनों पक्षों ने 23 जनवरी को धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुमति मांगी है। इसी दिन शुक्रवार है और इसी दिन बसंत पंचमी का अवसर भी है, सरस्वती पूजा भी करनी है। तो उचित सुझाव दिया गया कि दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच उस परिसर के भीतर एक विशेष और अलग क्षेत्र बनाया जाए जिसमें आने जाने का रास्ता भी अलग हो, ताकि आते जाते हुड़दंगई न हो जाए, ताकि 2 घंटे में नमाज अदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी तरह परिसर में हिंदू पक्ष के लिए बसंत पंचमी का कार्यक्रम पूरा करने के लिए भी स्थान दिया जाए। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी का यह मंदिर मस्जिद परिसर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण पूजा स्थल माना जाता है और विवाद होने के बाद तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भैया बात तय हो गई कि सुबह से 1 बजे तक हिंदू पक्ष के लोग अपना पूजा पाठ करें, 1 बजे से 3 बजे तक वहीं किसी स्थान पर मुस्लिम पक्ष के लोगों को नमाज अदा करने के लिए जगह दी जाएगी, आने जाने का रास्ता भी अलग होगा और फिर 3 बजे के बाद हिंदू पक्ष फिर से जो चाहे वो कर ही सकता है। अब इतना आदेश आने के बाद जो कहानी हुई है उसको सुनिए। मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने डमी नमाज करवाया, यानी असली नमाज करने के लिए न जगह दिया न परमिशन, और मुसलमानों को धोखा दिया। यह रिपोर्ट बता रही है कि जिस जगह पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए भेजा गया वो जगह वक्फ की कब्रिस्तान की भूमि है और इनका सवाल है कि कब्रिस्तान में आज तक कौन सी नमाज अदा हुई है। मुसलमानों का कहना है कि यह धार्मिक रूप से अस्वीकार है और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भावना के भी खिलाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ऐसा दिया कि दोनों पक्ष अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करके संतुष्ट रहे, कोई पूजा करके संतुष्ट रहे, कोई नमाज अदा करके संतुष्ट रहे, कोई झगड़ा झंझट बवाल न हो, किसी के साथ ज्यादती न हो, किसी के अधिकारों को कुचला न जाए। मगर मुस्लिम पक्ष की माने तो प्रशासन ने ऐसा किया नहीं, ऐसा होने नहीं दिया, यानी न्याय नहीं किया और उनके साथ धोखा कर दिया। मुस्लिम समाज का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नमाज परिसर के भीतर किया जाएगा, उसकी एंट्री और एग्जिट अलग होगी और नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच करवाई जाएगी। मगर स्थानीय प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिया था। साथ ही साथ डमी नमाज का आरोप भी लग रहा है। कहा जा रहा है कि असली नमाज की अनुमति नहीं दी गई, बाद में कुछ लोगों से पीछे से नमाज करवा के वीडियो बनवाकर दिखा दिया गया ताकि यह कहा जा सके कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ। यानी 2 बेहद गंभीर आरोप हैं। एक तो यह कि असली नमाज करने की अनुमति नहीं दी गई, केवल वीडियो बनवाने के लिए डमी नमाज करवाई गई, नकली वाली। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 लोगों की जेब में पहले चाकू रखा, फिर उसी चाकू को बरामद करते हुए वीडियो बनाया, उन्हें जेल भेज दिया, वैसा ही डमी वाला खेल करने का आरोप यहां भी लग रहा है। और तो और वो नमाज भी, यानी डमी वाली नमाज भी ऐसी जगह अदा करवाया गया जो कि कब्रिस्तान की जमीन है। खबरों के अनुसार इमरान खान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका आरोप है कि प्रशासन और पुलिस उन्हें सुरक्षा के नाम पर साथ ले गई, भरोसा दिलाया कि नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाएगी, जगह दी जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। अब मुस्लिम समाज का कहना है कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करेंगे क्योंकि प्रशासन ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया। जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को जो आदेश दिया था उसके अनुसार 15 से 17 मुस्लिम पुरुषों ने तय स्थान पर शांतिपूर्ण नमाज अदा किया। स्थानीय कलेक्टर का दावा है कि बसंत पंचमी से जुड़े सभी कार्यक्रम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार हुए। यानी प्रशासन कुछ और बोल रहा है, मुस्लिम समाज कुछ और बोल रहा है। प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार हुआ और मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमें नमाज करने नहीं दिया गया, डमी नमाज करवाया, वो भी कब्रिस्तान की जमीन पर। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के भीतर अलग एंट्री एग्जिट के साथ नमाज अदा करने के लिए कहा था। असली वाली करवाने का आदेश दिया था, नकली वाला नहीं। तो कुल मिलाकर इस बार यहां कोई बवाल तो नहीं मचा, चुपचाप 23 जनवरी का दिन गुजर गया। मगर एक समाज के दिल में जो बवाल मचा हुआ है डमी नमाज कराने का, वो भी कब्रिस्तान की जमीन पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं करने का। सवाल यह है कि क्या एक पक्ष को कथित रूप से जबरदस्ती दबाकर कुचलकर लाई गई शांति स्थायी है या फिर ये और ज्यादा उकसाने की कार्रवाई है। और सवाल यह भी है कि जिस धरती ने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, जहां बुद्ध महावीर जैसे लोगों ने जन्म लिया और दुनिया में छा गए, वहां पर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि 2 समुदाय एक दिन अपना त्योहार शांति से नहीं मना सकते। उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ता है और फिर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी कथित रूप से पालन नहीं करता। नासमझी और एक दूसरे के प्रति नफरत इस कदर है कि 12-14 घंटों में से 2 घंटा भी सामने वाले के देने में कठिनाई हो जाती है। बाकी देखते जाइए, अवमानना का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या होता है, क्या क्या होता है। जहां दुनिया AI से लेकर बिना ड्राइवर की कार बनाने
बनाने में लगी हुई है और न जाने क्या क्या बना रही है। हम लोग सरस्वती पूजा और नमाज अदा करने की टाइमिंग और जमीन को लेकर लड़े पड़े हैं, भिड़े पड़े हैं और बनने चले हैं विश्वगुरु। बहरहाल, जिस देश में एक युवक युवती का साथ घूमना फिरना बैठना उठना खाना पीना दुभर हो जाए, यानी प्रेम पर डेंजरस पहरा हो जाए, उस देश में दो समुदायों के बीच प्रेम जिंदा कहां से रह पाएगा। इस खबर को देखिए। शाहजहांपुर में एक युवक और युवती पिज्जा रेस्टोरेंट में बैठे थे। इसी दौरान वहां हिंदुत्ववादी संगठनों के उग्रवादी पहुंच गए। इन लोगों ने आईडी कार्ड मांगना शुरू कर दिया और साथ में वीडियो भी बनाने लगे। इसी दौरान लड़की घबराकर रेस्टोरेंट की खिड़की से नीचे कूद गई और देखते ही देखते उसे बचाने के लिए लड़का भी कूद गया और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। लड़की के पैर में फ्रैक्चर हो गया, यानी प्रेम किया तो फ्रैक्चर मिला। फिर उग्रवादी संगठन के लोगों ने पुलिस बुलाया। सोचिए, इनका मनोबल देखिए। और बेचारा रेस्टोरेंट का मालिक पुलिस के आने से पहले ताला लगाकर फरार हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दिख रहा है कि एक युवक युवती को गोद में उठाकर लेकर जा रहा है, दूसरे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इस दौरान वीडियो को बंद करने के लिए भी बोला जा रहा है। अब आप लोग जरा कल्पना करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ बैठे हुए हैं, कुछ असामाजिक तत्व आ जाएं, आपसे आईडी कार्ड मांगने लगे, वीडियो बनाने लगे। अब आप महिला पुरुष के बीच चाहे जो भी संबंध हो, उस वक्त आप क्या महसूस करेंगे? आप प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, प्रथम दृष्टया आप घबरा जाएंगे। उग्रवादियों को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर, उनकी वीडियो को देखकर, वीडियो बनाना देखकर, आईडी कार्ड मांगना सुनकर। अब सवाल यह है कि क्या इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? क्या सब कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के उग्रवादियों के हाथों सौंप दिया गया है? कहीं ये लोग गाय के नाम पर किसी की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, कहीं राम के नाम पर हत्या कर देते हैं, कहीं इस तरह से रेस्टोरेंट में बैठे युवक युवतियों को खिड़की से कूदने पर मजबूर कर देते हैं। क्या भारत में आम नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से हिंदुत्ववादी संगठनों के हाथों बेच दिया गया है? कौन अधिकार देता है इन गुंडों को किसी से आईडी कार्ड मांगने का? कौन अधिकार देता है इन्हें किसी का वीडियो बनाने का? और फिर आप देखिए, इस तरह की हर एक घटना में इन उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस कुछ भी नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि पुलिस इन्हीं के निर्देशों पर काम कर रही है और हर बार ये पुलिस से पहले पहुंच जाते हैं। इसे ही कहते हैं कानून व्यवस्था का मर जाना या मार देना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस के तमाम अधिकारी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को संरक्षित करने की शपथ लेंगे। वो तमाम बातें दोहराएंगे फिर से, जिन्हें अगले 1 साल तक कभी नहीं निभाएंगे, क्योंकि अगर निभाते तो एक लड़के लड़की को खिड़की से कूदना नहीं पड़ता, कूदकर अपना पैर तोड़ना नहीं पड़ता। आप बताइए, और कितना सुंदर राम राज्य चाहिए आपको? डिपार्टमेंट पुलिस का हो या फिर कोई अन्य अधिकारी, ऐसे लुंज पुंज तभी होते हैं जब उन्हें राजनीतिक दबाव झेलना पड़ता है, और राजनीतिक दबाव के साथ साथ जब उन्हें यह भरोसा हो कि चाहे जितना गलत कर दें उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, तब मनबड़ही और ज्यादा हो जाती है, लापरवाही हद पार करने लगती है। मगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में जोरदार फैसला दिया। मामला प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ा हुआ था, खास तौर पर वायु प्रदूषण को रोकने के सरकारी आदेश का मामला था। प्रशासन और नगर निगम को हाईकोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय लगाइए और हमें रिपोर्ट दीजिए कि क्या कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को विश्वगुरु का भाषण समझ लिया, यानी एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। कुल मिलाकर हाईकोर्ट जो चाहता था वैसा काम नहीं हुआ। फिर जब मामला सुनवाई में आया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के कमिश्नर कैलाश शिंदे का वेतन रोक देने का आदेश दिया, क्योंकि इन्होंने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया और अपना व्यक्तिगत हलफनामा भी दाखिल नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा आज्ञा के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा है, यह बहुत ही निराशाजनक है। यानी बड़े बड़े अधिकारियों ने जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, तो उनका वेतन रोकने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया। अब समझने वाली बात यह है कि इसी तरह से अगर काम न करने पर, जिम्मेदारी न निभाने पर, जवाबदेही न होने पर अधिकारियों को सजा मिलने लगी तो शायद जवाबदेही बढ़ जाएगी। यदि फर्जी केस में फंसाने को लेकर अधिकारियों को सजा मिलने लगे, आर्थिक दंड से लेकर जेल और नौकरी पर संकट आने लगे, तो शायद अधिकारी राजनेताओं के नशे में चूर होकर, सत्ता के नशे में चूर होकर देश की व्यवस्था को बर्बाद न करें। आपको याद तो होगा ही, पिछले 11 साढ़े 11 साल में कितने सारे लोगों पर फर्जी मुकदमे लादे गए, यूएपीए से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तक। और अधिकारी ये मनमाना रवैया राजनीतिज्ञों के कहने पर करते हैं और तब कर पाते हैं जब उन्हें भरोसा होता है कि उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। यदि अदालतें गलत मामला पाने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने लगे तो फिर ये अधिकारी नेताओं की चाटुकारिता छोड़ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, संविधान को ध्यान में रखेंगे, किसी नेता के पांव को नहीं। पत्रकार सौरभ दास ने लिखा है कि भारत में ठीक यही करने की जरूरत है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर जांच भी होनी चाहिए। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग करदाताओं के पैसे को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं और प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। न्यायालयों को व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। इस शर्मनाक घटना के बाद तो कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट से कुछ सीख सकता है, यानी प्रदूषण रोकने का काम नहीं करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कमिश्नर का पेमेंट रोक दिया। देश की अन्य अदालतें भी चाहें तो कुछ सीख लें और अधिकारियों को जवाबदेह
बनाएं, वरना यूं ही पुलिस वाले किसी की जेब में चाकू रखकर, किसी के लैपटॉप में हैकिंग के जरिए कोई डॉक्यूमेंट ठूसकर उन पर कोई मुकदमा लगाकर जेल भेजते रहेंगे और अन्य विभागों के अधिकारी लापरवाही से लोगों की जान लेते रहेंगे। अभी यूपी के नोएडा में हमने देखा कि कैसे घंटों तक एक इंजीनियर अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा और सरकारी अमला टुकुर टुकुर उसे मरता हुआ देखता रहा, दुनिया को दिखाता रहा, मगर फिर भी किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। और जवाबदेही का तय न होना आपकी अगली मौत का बुलावा है। बाकी टेंशन मत लीजिए, अरे 150 करोड़ की आबादी है, ऐसी घटनाओं में कितने मर जाएंगे और किसी के मरने से दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। अमृतकाल चलता रहेगा, हम विश्वगुरु बन के रहेंगे और 2047 भी आके रहेगा, हम विकसित भारत भी बन के रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।